Hello everyone, you are watching Business Stories with Kavya. आज हामीसँग एकजना इन्टरनेसनल पर्सनालिटी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा सँगसँगै बिजनेसमा अनि सोशल वर्कहरूमा पनि आफ्नो एकदमै ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ कौशल कुमार सर हुनुहुन्छ फ्रम इंडिया। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको हमारे प्रोग्राम में, हमारी कंट्री में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम। सर, अब आपकी अर्ली लाइफ, आपने कैसे सब बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर पे आपने इंटर किया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल। अर्ली लाइफ में जैसे एजुकेशन के बारे में बात करें तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। मेरे फादर और एक लेक्चरर थे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में, और मेरी मदर प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर्ड हैं जी। तो बचपन से हमने एजुकेशन को देखा था, समझा था, और उसकी ज़रूरत और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने समझी कि ये बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन से हम तभी से ही कनेक्ट थे। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो 2003 में हम लोग एजुकेशन में इंटर हुए। आफ्टर माइग्रेशन हम लोग एजुकेशन सेक्टर में इंटर हुए। सबसे पहले हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक ऑफिस ओपन किया। वहाँ पे हमने बच्चों को सिखाया कि हाँ भाई, आफ्टर 12th अपने आप को कैसे डेवलप करना है। तो वहाँ वो हमारा पहला पॉइंट था जहाँ पे हमने स्टार्ट किया। जी। मिस्टर कमलजीत सिंह तलवार जी। वो मेरे बड़े भाई, मेरे बिजनेस गुरु, सब कुछ वही हैं। और आज मैं जहाँ पर हूँ वो सब कुछ उन्हीं की देन है, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है कि बिज़नेस करते कैसे हैं। क्योंकि मैं तो एक एजुकेशन फील्ड से, इनफैक्ट कि मेरा जो फादर मदर सब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट थे, है ना। तो मैं वहाँ से मुझे लगता है मैं इंटायर अपने जो मेरे कलीग्स हैं, मैं अकेला बंदा हूँ जो कि अभी जॉब में नहीं हूँ और एक बिज़नेस कर रहा हूँ है ना। तो सब कुछ उन्हीं से सीखा। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और उसका सोल्यूशन सब चाहते हैं, लेकिन सोल्यूशन होगा कैसे है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई स्टडी नहीं करना चाहता, है ना। आप ये मान के चलिए एक दीवार है जी, जिस पे हज़ारों वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। अब उसको आपने मिटाना है और उसके ऊपर कुछ नया लिखना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो उसको मिटाएंगे, है ना, जस्ट उसको पेंट करेंगे और नया लिख देंगे, है ना। इजी है, आसान है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जिसकी वो दीवार है, यानी कि बड़ों की दीवार, जी, है ना। तो होता क्या है कि सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी सोच बदलने को तैयार होते हैं। अदरवाइज जो कि एक बार सोच बन गई बचपन में कि जो मेरी दीवार पे लिखा है वो बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम कहाँ है? वहाँ है, उसकी दीवार पे गलती है, वहाँ प्रॉब्लम है ना। सब लोग इधर उधर फिंगर आउट कर रहे हैं, है ना, उसकी प्रॉब्लम वहाँ देखो, वहाँ ज़्यादा दिक्कत है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जो कि बच्चों की दीवार है जी, वो एकदम प्योर है, वो एकदम साफ़ है। तो एज अ एजुकेटर, एज अ पेरेंट, हमें आज वहाँ पे अच्छाइयाँ लिखनी है ना, वहाँ पे अच्छाइयाँ लिख देनी है, भर देनी है अच्छाइयाँ, कि जब आने वाले टाइम पे ये बच्चे बड़े हों और कोई उसमें कुछ बुराई लिखने की कोशिश करे तो उसको जगह ही ना मिले। इतनी अच्छाइयाँ लिख देनी है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो जब आप ये मान के चलिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये बच्चे जब बड़े होंगे और आगे आएंगे और अपने आप से सच बोलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस इससे फ़र्क पड़ता है, तब ये दुनिया चेंज होगी, तब चीज़ें अपडेट होंगी। पर ये हमें सब कुछ अर्ली एजुकेशन में ही करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा अर्ली एजुकेशन की तरफ आया। जी। तो इस सब में आपने कौन से चैलेंजेस फेस की? जो आपने तो, क्योंकि आपका तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, आउटसाइड कंट्री, इनसाइड कंट्री, आप दोनों सेक्टर पे कर रहे हो, तो आपके चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े इस स्टेज तक आने के लिए? सबसे बड़ी तो एक ही प्रॉब्लम आती है कि लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, है ना। लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, उनको समझाना कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन धीरे 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 वो कौन कर सकता है? क्योंकि अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है जो मुझे याद आ गया। तो उनका कहना था कि अगर हमें दुनिया को करप्शन फ्री बनाना है और एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे खूबसूरत मस्तिष्क निवास करते हों, जिनकी सोच अच्छी हो, तो 3 लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर सकते हैं: फादर, मदर
एंड द टीचर। तो अगर हम इनको सक्षम बना देंगे, हम इनको समझा पाए, तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया है वो चेंज हो आने जाएगी, वाली जनरेशन खुद चेंज हो चेंज हो जाएगी। जाएगी। तो हम लोगों ने इस पे काम किया, और रे फाउंडेशन के थ्रू हम लोग पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने जिसने गवर्नमेंट के साथ में मिलके टीचर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया, और जो उसमें था प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें हम लोगों ने इंटरव्यू के थ्रू ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने बीएड करा हुआ था, लेकिन वो करीब 10-10 साल से जॉबलेस थे, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। आफ्टर 3 मंथ्स ट्रेनिंग वो फर्स्ट इंटरव्यू में डीपीएस आरएन जैसे बड़े स्कूलों में सेलेक्ट हुए। तो हमें समझ में आया कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन एक अलग चीज़ है, वो बहुत नेसेसरी है, लेकिन अगर हम उसके साथ में स्किल्स पे काम करें तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाता है वो चीज़। प्रैक्टिकल नॉलेज हम कह सकते हैं बहुत उसको। तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, की पॉइंट कौन सा था? की पॉइंट मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये बात है 2010 की, 2010 की बात थी। हम लोगों ने जो स्किल डेवलपमेंट, वो बेसिकली क्या था, उसका नाम IIGT था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, वो हम लोग प्रोवाइड कराते थे। तो उस समय एक डाउनफॉल आया था जिसमें वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें क्लोज हो रही थी, वो चीज़ें बंद हो रही थी। हम लोगों ने उस समय सोचा कि क्योंकि जब वो बच्चे हमारे पास आते थे, वो जब हमारे पास सारे लोग इकट्ठे होते थे, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। वो 12th में भी उनके पास कोई विज़न नहीं होता था कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें क्या बनना है, हमें किस करियर में हमें जाना चाहिए, उनको पता ही नहीं था। जब हम छोटे होते तब हमारे पास विज़न होता है, हम जितने बड़े बड़े होते जाते तो विज़न कम कम होते जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ड्रीम्स होते हैं कि हमें टीचर बनना है, मुझे पायलट बनना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो हमारे सारे ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें बदलना चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था 3 डॉट्स। जी 3 डॉट्स में क्या था कि सपोज़ करें आपका बच्चा है, तो आप उसको स्कूल में डालते हैं, जी, क्यों डालते हैं? उसे डिसिप्लिन सीखे वो, और वो लर्न करे कुछ अच्छी चीज़ें। आफ्टर दैट आफ्टर दैट डिग्री ही है बस, आफ्टर दैट अच्छी जॉब, अच्छा सेटलमेंट। राइट। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 डॉट्स हैं। पहला जो आपकी एजुकेशन है, जी सेकंड उसके बाद कॉलेज स्कूल एजुकेशन है, फिर सेकंड आपकी कॉलेज एजुकेशन है, उसके बाद कॉलेज एजुकेशन के बाद फिर आपकी जॉब्स और आपका कंपनीज। ठीक है। तो हमने देखा है 3 डॉट्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या करा, टॉप कंपनीज के HR को इन्वाइट किया, उसके बाद हमने टॉप यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट किया और टॉप स्कूल्स को इन्वाइट किया। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे कंपनीज़ के पास, कंपनीज़ के HR के पास। हमने उनसे पूछा कि आज की डेट में क्या जॉब्स की कमी है क्या? तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, जॉब्स की कमी तो नहीं है, हमारे पास तो जॉब्स हैं, बट हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जो उस काम को कर पाएँ, ऐसे हमें लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने कहा इसमें जॉब है? उन्होंने कहा हाँ सर, हमारे पास अभी 600 जॉब है, लेकिन हम 2000 बच्चों का इंटरव्यू ले चुके हैं और हमें अभी तक वो फुलफिल नहीं हो पाया, क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम सीधे यूनिवर्सिटीज़ पे आए कि भाई जब जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे लोगों को रेडी करके क्यों नहीं भेज रहे हो? तो यूनिवर्सिटी ने हमसे बोला कि सर जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना, उनके पास विज़न ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? उन्हें कभी स्कूल से जब वो आते हैं तो वो विज़नलेस होते हैं, है ना। तभी हमने ये देखा है कि बच्चे पहले बीटेक करेंगे, जी बीटेक करने के बाद फिर MBA करेंगे, MBA करने के बाद वो किसी बैंक में जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर उनका गोल बैंक जॉब था तो उन्होंने बीटेक में 18 लाख रुपए क्यों खर्च क्यों किए, खर्च किए? है ना। तो हम स्कूल के पास है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बच्चों के अंदर विज़न क्यों नहीं रेडी करा रहे हो, क्यों नहीं उनको तैयार कर रहे हो, उनका विज़न क्यों नहीं रेडी, उनके पास ऐसा गोल क्यों नहीं है। तो स्कूल ने बोला कि सर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे से बच्चे आते हैं तो उनके पास कोई ड्रीम ही नहीं होता है। तो हम लोग आए मतलब इसके फाइनली कंक्लूजन के अंदर कि जो बच्चों की अर्ली स्टेज है, मतलब जो प्री से लेके 5th तक का जो टाइम है, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे जो आपने बच्चों को सिखा दिया, जो बच्चों को आपने बना दिया, वो लाइफ टाइम कैरी करेगा। जी तो हमने अब इसको 3 डिवीज़न में डिवाइड किया। फर्स्ट प्री टू KG केयर, यहाँ बच्चे को केयर चाहिए होती है। 1st से 5th
डिसिप्लिन। अगर यहाँ पे बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आया, पूरी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं नहीं आएगा। आएगा। 6 to 8 विजन डेवलपमेंट। आपको लाइफ में करना क्या है, ये इस एज के अंदर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, तभी तो आप आगे जाके अपने सब्जेक्ट चूज़ करोगे। जी। तब हमें समझ में आया कि हमें अर्ली चाइल्ड केयर पे काम करना है और हमें छोटे बच्चों पे काम करना है। तो ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर आए और हम लोगों ने एक नई कंपनी स्टार्ट करी, दैट इज़ जॉइन इन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हम एजुकेशन फील्ड के अंदर आए। फिर हम लोगों ने मलेशिया के अंदर उसका एक कंपनी स्टार्ट किया। जी। आज हम 4 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मलेशिया में, इंडिया में, नेपाल में, और अभी एक न्यू जेनेवा में हम लोगों ने अभी इंटर किया है। और वो जो कंपनी है GI, वो जो मेरे, जिनको मैं अपना बिजनेस गुरु कहता हूँ, तो उनके नाम पे मिस्टर कमलजीत सिंह तलवार और उनकी जो वाइफ है जसमीत कौर तलवार, उनके नाम पे वो पूरी चीज़ें चल रही हैं। और देखा जाए तो बस मैं चीज़ें सारी उनकी हैं, विज़न सारा उनका है, मैं बस उसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। वही। तो आपने अभी कहा कि आप बहुत सारे कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे नेपाल, इंडिया, मलेशिया। तो डिफरेंट कंट्री के कल्चर डिफरेंट होते हैं, रिलीजन डिफरेंट होते हैं। तो आप कैसे उन सबको अडेप्ट कर लेते हो, या कैसे उन सबको फेस करते हो? आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है? फेस नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे अलग अलग कल्चर, सबसे मिलना। और मैंने चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो नेपाल हो, न्यू जेनेवा हो, मैंने ये देखा है कि हर कंट्री ना चाहती है कि और अच्छी एजुकेशन हो, जी। है ना, और अच्छी चीज़ें हमारे पास आएँ, और वो जैसे हम बोलते हैं ना, दिल खोल के स्वागत करती हैं। अभी न्यू जेनेवा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो न्यू जेनेवा में हर सेकंड डे पे उनके कॉल आते हैं, हर सेकंड डे पे वो अपने टीचर्स की ट्रेनिंग्स के लिए हमें कॉल करते हैं। और मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि हर एक कंट्री डेवलप हो रहा है। इंटरनेशनल एजुकेशन विथ मॉरल वैल्यूज़, ये आज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट भी है और इस पे काम भी हो रहा है। और मैं आपसे अगर कहूँ तो हर चीज़ का सोल्यूशन ना एजुकेशन है। आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम बता दो, पूरे वर्ल्ड की कोई भी आप प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन सिर्फ एजुकेशन है। एजुकेशन। आप मुझे बोलो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका सोल्यूशन एजुकेशन है। एजुकेशन। एजुकेशन प्लस स्किल्स, जब आप इसको जोड़ देते हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ कि अगर आप जब स्कूल एजुकेशन में होते हो तो करीब आप 15 ईयर्स देते हो, 15 साल देते हो ना। अगर आप 15 साल तक स्विमिंग करते रहो, ठीक है, अगर 15 साल तक स्विमिंग ही करते रहो तो आप स्विमिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे, जरूर। ठीक है, कोई आपको बीट कर पाएगा नहीं। अगर आप 15 साल तक कुकिंग करते रहें तो आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी। 15 साल तक अगर आप साइकिलिंग करते रहेंगे तो आप साइकिलिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मीन्स कि आप सबसे अच्छे, है ना, रेसर बन सकते हैं। 15 साल तक आप दौड़ की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, तो आप मुझे लगता है एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए क्या रीज़न है कि 15 साल एजुकेशन लेने के बाद भी आज जो यूथ है उसके पास रोज़गार नहीं है। तो हमें थोड़ा इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट नहीं किया। जिस दिन हम अपनी एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट कर देंगे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप बोलो कोई क्राइम है, आप मुझे बताओ एक अच्छी एजुकेशन जिसको मिली है मॉरल वैल्यू के साथ, एजुकेशन विद मॉरल वैल्यू जिसके पास है, क्या वो बच्चा क्राइम कर सकता है क्या? नहीं। तो आप चांस ही नहीं है कि वो गलत रास्ते पे लग जाए। बिल्कुल। तो आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे ना, मैं आपको बता दूंगा, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो है शिक्षा। जैसे हमारे साउथ एशिया है, एशिया में कितने % चांसेस है कि अब के आने वाले कुछ साल में एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो जाए? हो सकता है? हाँ बिल्कुल है। देखिए हर एक कंट्री जो है, मैं बात करूँ इंडिया की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। उनको समझ में आ गया है कि अब जो है हमें अपनी एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी एजुकेशन में जाएं, 80s के अंदर जाएं, है ना, जब हम पढ़ते थे तो हमारी बुक्स के साथ में एक नैतिक शिक्षा होती थी, ठीक है ना। तो उस समय वो कंपलसरी होती थी, और हर एक जो बच्चा है उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बचपन से ही मॉरल एजुकेशन डेवलप होता था, है ना।
तो हमें एजुकेशन मिली और मॉरल एजुकेशन मिली, दोनों एजुकेशन हमें मिली। तो आज भी हम लोगों को ये समझ में आता है कि दिस इज़ अ राइट, दिस इज़ अ रॉन्ग। जी। सोच कहाँ तक जाती है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक फादर अपने बच्चे के साथ में एक मूवी देखने गया। आजकल क्या होता है, जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो एड्स आते हैं, मतलब अवॉइड स्मोकिंग, जी। उसके ऐड आते हैं। तो उसने, बच्चे ने वो देखा, ऐड देखा, उसने पापा से पूछा, पापा ये स्मोकिंग इतना बुरा है तो लोग पीते क्यों, इतना स्मोक क्यों करते हैं? उसके पापा ने बोला कि उनकी उसके मज़ा आता है। तो उसने कहा, पापा आप भी पीते थे? कहता, हाँ मैं पीता था पर मैंने छोड़ दी। उसने पूछा कि तो पापा मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना? तो उस पेरेंट को लगा कि यार मुझे इसके ऊपर ना खूब बड़ा लेक्चर देना चाहिए इसको, पर उसने सोचा नहीं। उसने कहा कि तेरी मर्जी। उस बच्चे से कहा तेरी मर्जी, और वो अपने पॉपकॉर्न खाने में, पिक्चर देखने में बिजी हो गया। ठीक है, उसने देखा वो 5 साल का बच्चा ना कुछ सोच रहा था। 5 साल का बच्चा कुछ सोच रहा था। तो एज ए एजुकेटर और एज अ पेरेंट हमें यही तो डेवलप करना है। अगर वो ये सोच पाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, जी। तो क्या हमें उसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि बेटा तुमने होमवर्क करना है, बेटा तुम्हें गलत नहीं संगत करना। में नहीं जाना है? तो ये सोच ही तो डेवलप करनी है हमें, और ये तभी हो सकती है जो टीचर और पेरेंट बच्चे के ऊपर मिलकर काम करें। तो अभी तो हमारे टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी ने कितना प्रभाव दिया है इस एजुकेशन सिस्टम में, या कितने चेंजेस लाए हैं? नहीं, बिल्कुल आए हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब कोरोना आया था, तो जी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम कितना पीछे चले जाते। जी। टेक्नोलॉजी थी तब हम लोग, सब लोग जुड़े रहे। जब स्कूल बंद थे तो भी सब लोग आपस में कनेक्ट रहे कनेक्ट। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, है ना? मैं उस समय तो टीचर को मतलब बड़ा सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे कैसे वे फाइंड किए, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जो कभी कैमरे के सामने आए नहीं थे, आए। उन्होंने कैमरे के सामने आके बच्चों को सिखाया। तो वो तो, हाँ मतलब वो बिल्कुल ऑसम चीज़ थी, हम तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, शिक्षक भगवान होता है। जी। सही में शिक्षक भगवान होता है ना? वो तो अभी कोरोना के बाद पता चला। बिल्कुल पता चला, और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी पता चला। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर है ये है कि हमें कितना उसको यूज़ करना चाहिए और कितना उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? हर एक चीज़ की, कितना अति हर चीज़ की गलत होती है। जी। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम बच्चे को मोबाइल दें, लेकिन उसको बताएं कि ये आपको कितना यूज़ करना है। एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है, हम उसको समझा पाएँ कि बेटा आपने मोबाइल इतने टाइम यूज़ करना है। वो हम कब करेंगे? जी। जब वो चीज़ हम खुद करेंगे। जी। बच्चा जो होता है ना, जी। 5 तरीके से सीखता है। जी। हिंदी में अगर बोलूँगा तो अनुसरण से, अनुसरण से, अनुसरण से, अनुसरण से, अनुसरण से। वो जो देखता है वही सीखता है। वही वो सीखता है। आप मोबाइल चलाओगे और आप बच्चे से बोलोगे बेटा ये गलत है, तो नहीं नहीं मानेगा। मानेगा, नहीं पॉसिबल है। तो आपको अपना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। जब वो आपको देखेगा कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, जब आपको देखेगा कि आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, है ना? तो ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें एक विश्व में एक अपनी अच्छी पहचान बनानी है, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, हम उससे दूर नहीं हो दूर सकते। नहीं भाग सकते। तो एजुकेशन सेक्टर में सक्सेस होने के लिए एक इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए, बस। बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। देखिए, अगर आप अच्छे हैं ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलता हूँ बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए देखिए, संगत जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप कौन हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसके साथ हो ना ये ज़्यादा। महत्वपूर्ण है। मैं अपनी लाइफ का एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं आई थिंक 7th में पढ़ता था, वो मेरी क्लास 7 थी। 7th क्लास के अंदर मेरा एक दोस्त था, उसका नाम धर्मा था, जी। है ना?
वो पंतनगर के एक ब्लॉक में रहता था, वो बहुत गरीब था, जी ठीक है। और वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता था कि उसके पेरेंट नहीं बेयर कर सकते थे। वो क्या करता था, बुक से जूडो कराटे पढ़ता था, पढ़ने के बाद फिर वो सीखता था और ब्लॉक में बच्चों को सिखाता, जो पैसे आते थे उससे अपनी एजुकेशन की फ़ीस देता था, ठीक है। बचपन में हमें चॉकलेट टॉफ़ियाँ खाने की आदत थी, लेकिन उस समय कैडबेरीज और ऐसी टॉफ़ियाँ नहीं होती थी, ठीक है। मतलब छोटी कि छोटी वाली छोटी वाली टॉफ़ी होती थी, एक सुपारी आती थी, मीठी वाली सुपारी आती थी। एक दिन मैं गया और मार्केट से वो मीठी सुपारी लेकर आ गया, और मैं 3 पैकेट लेके आया। तो जब मैं स्कूल आया तो मैंने एक पैकेट उसको दिया, मैंने कहा ये खा, ये बहुत अच्छी है। तो उसने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये सुपारी। तो कह रहा है नहीं नहीं खानी है ये। क्यों खानी है इसको, और तू क्यों खा रहा है? मैंने कहा यार क्योंकि अच्छी लगती है। तो उसने कहा ठीक है, इसको अपनी पॉकेट में रख और आज से ना मेरे साथ नहीं बैठना और मुझसे बात भी नहीं करना। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहा आज तूने सुपारी खाई है, कल जो बड़ा होगा तो तू गुटखा खाएगा, धीरे धीरे और ऐप में जाएगा, तो बेटर है कि हम आज ही से अलग हो जाएं। फिर तो मुझे भी ऑफर करेगा। हाँ, तो मुझे ये चीज़ लगी, मैंने कहा नहीं यार, तो मैंने, उसने मुझे वो चीज़ फेंक दी, और वो भी फाड़ के कि कोई और ना खाए। तो उस समय मुझे ये लगा कि यार मतलब ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करनी है। नाउ द टाइम, आज मैं इतनी कंट्रीज़ के अंदर हूँ, इतने लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, अच्छे सब लोगों के साथ में, अच्छे बुरे सबके साथ में बैठा हूँ, बट आज तक सिगरेट, ड्रिंक्स हमने कभी नहीं छुई, क्योंकि एक बचपन से वो चीज़ हमने देखी है कि हाँ दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग, ये नहीं करना तो चाहिए। दोस्त जो होते हैं ना आपकी लाइफ में ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आते हैं। आज मैं जहाँ पर हूँ तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, फॉर्चून रहा हूँ। मतलब कि मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे वो पेरेंट्स थे, मेरी वाइफ प्रियंका, मेरे फ्रेंड्स प्रमोद, नीलकमल, ये इतने अच्छे दोस्त थे, ये उस समय मेरे साथ में खड़े थे जबकि कोई नहीं था। तो दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, जी है ना। एक बड़ी सी अच्छी सी स्टोरी याद आ गई। एक भौरा होता है ना, उसकी दोस्ती ना एक गोबरी से हो गई। जी गोबरी होता है, एक कीड़ा होता है, वो गोबर में रहता है, उससे दोस्ती हो गई दोनों की। तो हुआ क्या, जो गोबरी था उसने उसको खाने बुलाया कि यार आओ मेरे यहाँ पे ना, खाने पे आना। वो गया वहाँ पे खाने के लिए। अब वो गोबर में तो क्या खिलाएगा, तो उसने कहा, जो भौरा था उसको लगा कि यार गलत का संगत करने से ये हुआ कि मुझे गोबर खाना मिला, खाने को मिला मुझे आज। तो ना कोई बात नहीं, हो गया। अगले दिन भौरे ने कहा कि यार आप मेरे यहाँ खाने पे आना। खाने पे आ जाओ। वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वो तो गुलाब के ऊपर बैठा है, तो उसको उठा के गुलाब के ऊपर रख दिया। अब वो बड़ा खुश, उसने तो दिन में आराम से जो पूरा पराग था मीठा मीठा, उसने उसका आनंद लिया। और वो अपने मित्र को धन्यवाद दे रहा था, इतनी देर में पुजारी आया, उसने वो गुलाब का फूल तोड़ा और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब वो कह रहा, वाह यार, मतलब मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। वो अपने भाग को बड़ा मतलब खुश हो रहा था कि वाह कितना अच्छा हुआ, और बिहारी जी के दर्शन हो गए। उसके बाद शाम को पंडित जी आए, उन्होंने वो गुलाब लिया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब वो अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हुआ गंगा जी में जा रहा है। उड़ता हुआ भंवरा आया कि कहो मित्र कैसा लगा। उसने कहा जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई, है ना। तो कहते हैं ना, संगत से गुण उपजे और संगत से गुड़ जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतरा है ना। लोहे को अगर पानी में डाल दोगे तो वो डूब जाता डूब है, जाएगा। लेकिन जब वो लकड़ी की संगत कर लेता है तो लाखों टन माल लेकर भी पानी में तैर जाता है। तो संगत बहुत ज़रूरी है और दोस्त बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की है। तो सर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि और कितनी कंट्री में आपको एसोसिएट करने का मन है, या क्या प्लान किया है आपने स्टूडेंट के लिए? देखिए, अपने जुड़ना लिए? तो पूरी दुनिया चाहते हैं जी तो अब धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अभी न्यू जेनेवा में इंटर हुए हैं और इसी साल हम लोग श्रीलंका और प्लान कर रहे हैं कि श्रीलंका में हम लोग जाएंगे, और श्रीलंका में हमारी एक नई स्टार्टिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस ईयर के एंड में एक नई कंट्री को अपने साथ जोड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो सारी कंट्री आपस में जुड़ती हैं। जी अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी क्रिएट हुआ है, मैं अभी नेपाल आया था, तो उसके अंदर इंडिया, मलेशिया, नेपाल, न्यू जेनेवा, ये सारी कंट्री के लोगों ने अपना नेशनल फ्लैग को, छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं, उन्होंने उसको क्रेन्स के से कलर किया था। जी अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड बना नहीं था। नाउ ये आशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी हो चुका है ना।
लेकिन कल में जब मैं इवेंट में पहुंचा इसके अंदर, तो मुझे वाकई में इतना अच्छा लगा कि जब मैं वहाँ पे जो मिनिस्टर्स आए थे, जो लोग वहाँ पे थे, जो पेरेंट्स थे, जो टीचर थे, उन्होंने जो कनेक्ट किया राष्ट्रीय ध्वज को बच्चों के साथ में, कि हमें उनके, आज की डेट में बच्चे मोबाइल में बिजी हैं और हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं बचपन से। वो जब अपना राष्ट्रीय ध्वज पेंट कर रहे होंगे, कलर कर रहे होंगे, तो उनको कितना प्राइड फील हो रहा होगा, है ना, कितना प्राउड फील हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो वाकई में मतलब ये जो नेपाल आके जो मैं कल प्रोग्राम में, मैंने आज फेसबुक को शेयर भी किया, कि एक हार्ट टचिंग मोमेंट मुझे मिला कि कितना अच्छे से उसको टीचरों ने पेरेंट्स के Present किया। सामने रिप्रेजेंट किया। वो बहुत असम था। तो बहुत अगर आपको कुछ एक से एक चीज़ चेंज करने का मौका मिले हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एशियन एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली, तो वो क्या चीज़ होगी? मैं कुछ नहीं करूँगा, बस उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो दो लोग हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, उनका कोऑर्डिनेशन और बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन, आप यकीन मानिए पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। जी, ये आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन। तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सक्सेस होने का कीवर्ड क्या है? देखिए, मैरिज। बस। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ को तब आप टाइम दे पाते हो जब आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज हो। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ डिस मैनेज है ना, तो आप प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं आज यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ, चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे मेरा घर मैनेज कर रही है ना। ये तो तब की बात हुई जब आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं हुआ तो? देखिए, एवरीथिंग प्री प्लान्ड, सब कुछ पहले से प्लान होता है, आप चूज़ नहीं कर सकते। जी। जो आपकी लाइफ में है वो आपके पास आएगा। क्योंकि अभी के यूथ के तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, शादी कौन करेगा, शादी करके तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या आपका करियर रुक जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना। मैंने भी बहुत लेट मैरिज करी है, क्योंकि मेरा भी विज़न वही था कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, ये चीज़ों को करना है ना। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान ने हर चीज़, हर एक जोड़ी बना के भेजी है पहले से। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वो चीज़ कनेक्ट हो जाएगी, है ना। आप अच्छे हैं तो आपको चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो चीज़ें हमेशा अच्छी मिली हैं। आप जो यूनिवर्स को दोगे वही यूनिवर्स आपको देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि लाइफ यही करती है, लाइफ को जो आप दोगे लाइफ वही आपको वापस करती है। तो एक टाइमिंग होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। तो जब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आपको अपना ही ध्यान दे। मैं असल में कई बार मैं चीज़ों को देखता हूँ, अभी कुंभ का मेला चल रहा, तो एक आई-10 बाबा बड़े फेमस हुए, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया उनको, देखो ये बाबा बन गए, सब कुछ बन गए। मैं अंगेज पे हूँ, आप जब इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के अंदर आप अपना एक कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो पहले जब आप छोटे होते हैं, है ना, तो जब इंसान कॉलेज लाइफ में होता है, चीज़ों में होता है, तो अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो मैं अपने शब्दों में बोलूँगा तो वो अपने लिए जीता है। जी। ठीक है, अपने लिए ही जीता है। शादी जब हो जाती है तो वो आधा मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपनी वाइफ के बारे में सोचता है। ठीक है, जब बच्चे हो जाते हैं तो वो पूरा मर जाता है। मतलब पूरा मर जाने का मतलब है फिर वो पहले वो बच्चों के बारे में सोचेगा, कुछ बचेगा तो वाइफ के बारे में सोचेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बचेगा तो अपने बारे में सोचेगा, है ना। यही लेडीज़ के साथ में होता है जी, है ना। उसके पेरेंट्स होते हैं, और जो ये लोग कहते हैं कि शादी बर्बादी है, ये सब कुछ है, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई लेडी ना अपना पूरा घर छोड़ के आती है ना, तो उसकी लाइफ सिर्फ आपके आसपास होती है ना। पहले उसका सर्कल होता है, लेकिन शादी के बाद ना वो सिर्फ आपके बारे में सोचती है, उसकी लाइफ में बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना। तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ें कनेक्टिंग हो जाती हैं, जब मैरिज हो जाएगी तो धीरे धीरे आ जाएंगी। जो आज ये बोलते हैं बर्बादी है, जब मैरिज हो जाएगी तब बात करेंगे, समझेंगे। सर ठीक है, अब हम हमारे कार्यक्रम के अंतिम साइड पे भी आ गए, तो आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? थोड़ा सा रिव्यू। नहीं, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, मैंने और भी प्रोग्राम देखे और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। देखिए,
कहते हैं ना कि आप जब किसी को देखते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जी। कोई इंस्पायर आपको करेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। मुझे भी किसी ने इंस्पायर किया। आज जैसे मैंने आपको बोला मेरे गुरु हैं कमलजीत सिंह तलवार। तो जब भी प्रॉब्लम में होता हूँ मैं सोचता हूँ कि वो होते तो क्या करते। मैं बहुत कम टाइम उनके साथ में रखा, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ में होता तो पता नहीं मैं और कहाँ होता। तो मैं सोचता था जब प्रॉब्लम होती है मैं सोचता हूँ कि यार वो कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते होंगे। मैं वो सोचता हूँ, मैं वही करता हूँ और मैं सक्सेस हो जाता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो आपका जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट झेला है ना। होता क्या आजकल नए स्टार्टअप आते हैं, जी। वो पहली बार में 1 साल में फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई, हमें तो नुकसान हो गया है ना। बट वो जब वो देखते हैं कि वो बंदा जो ज़मीन से उठा है, उसने वो लाइफ फेस करी है, जो आपके साथ में हो रहा है नया नहीं है, उसके साथ हो चुका है। तो जब ये बंदा उसको फेस करके आज इस पोजीशन में पहुंचा है तो आप भी पहुंच सकते हो। बट उसके लिए ऐसे प्रोग्राम का आना ज़रूरी है ताकि उसको पता चले कि हाँ, दुनिया में लाइफ ऐसा भी होता है। ऐसा होता है और लाइफ ईजी नहीं होती है। और जब स्ट्रगल करके आप वहाँ पहुँचते हैं, उस जगह पे पहुँच जाते हैं, तब आपको फील होता है, आप 10 लोगों को फिर प्रेरणा देते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना बहुत बहुत valuable धन्यवाद टाइम हमको काव्या। दिया। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड।